हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने 2 दिन से जो संविधान सभा के जो पार्ट पढ़े हैं उनमें हमने लगभग मुख्य मुख्य बातें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं संविधान सभा में। पहला टॉपिक है प्रमुख समितियाँ। 24 संविधान सभा के लिए समितियों की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी प्रमुख समितियों के माध्यम से ही कार्य किया है। दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान सभा की आलोचना, कि संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं रही हैं, कौन कौन से आलोचकों ने कौन सी बातें कही हैं, ये हम सभी देखने वाले हैं। तो हम इसमें सबसे पहला पार्ट देखेंगे प्रमुख समितियां। ये समितियां जो थी संविधान सभा के लिए कार्य करती थी। इनमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे या जो सदस्य बनाए गए थे वो मुख्य रूप से संविधान सभा से ही आते थे। हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता किसने की है। हम ऐसी प्रमुख समितियों को देखने वाले हैं। तो संविधान सभा में जो कुल समितियां थी उनकी संख्या 22 थी, 22 थी। उनमें से जो प्रमुख समितियां थी, जो मुख्य समितियां थी, उनकी संख्या 8 थी और जो अन्य समितियां थी उनकी संख्या 14 थी, 14 थी। 8 तो थी बड़ी समितियां और छोटी समितियां थी 14। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता था, इसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता था। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वही पांडुलेखन समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वो यहीं से आते हैं, इसके अध्यक्ष को लेकर, प्रारूप समिति के गठन को लेकर। जो संविधान का सबसे पहला प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। तो BN राव के द्वारा सबसे पहले जो संविधान का प्रथम प्रारूप था वो BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। जो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसने जो अपनी कुल बैठकें आयोजित की वो थी 141। इसने 141 बैठकों में अपना कार्य पूर्ण किया था, अपना कार्य पूर्ण किया था। जो संविधान था उस पर इसने प्रारूप एक जो तैयार किया था उस पर 3 वाचन हुए थे। जो प्रारूप समिति थी उसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो जो इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस पर 3 वाचन हुए थे। अब इसके सदस्य देख लेते हैं संविधान सभा के, कि इसके कौन कौन से सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे। सबसे पहली बात की एक 7 सदस्यीय निकाय था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने पहले भी देखा था अभी कि जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य सदस्य थे
उनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टीटी कृष्णामाचारी। तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्य कौन कौन हो गए? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में एन माधवराव। जो एन माधवराव थे ये बीएल मित्र की जगह पे आए थे, क्योंकि बीएल मित्र ने अपने कुछ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में के मुंशी आते हैं। इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगले जो सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी। जो टीटी कृष्णामाचारी थे ये डीपी खेतान की जगह पे आए थे, क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी तो उनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था। ये हमारी हो गई प्रारूप समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समिति है वो प्रारूप समिति ही है। अगली जो समिति है उसका नाम है संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक समिति और थी जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि इनके अलावा और के भी अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि जहाँ पे भी संघ की बात आए, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, तो यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण तौर पर यही याद रखना है। उसके बाद में जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि जब प्रांतों का विलय किया गया था तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही थी। हालांकि उनके साथ वीपी मेनन भी थे, लेकिन जो मुख्य तौर पर भूमिका निभाई गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही निभाई गई थी। तो इसीलिए प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली थी जो मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातियां हैं और जो बहिष्कृत क्षेत्र थे उनके लिए जो समिति थी, कौन कौन से हो गए? मौलिक अधिकार हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, जनजातियां हो गई और जो बहिष्कृत क्षेत्र थे उनके लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो ये हमारी 5 मुख्य समितियां हो गई, बड़ी समितियां। अब ये जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति थी, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां आती थी। 5 उप समितियों में से 2 महत्वपूर्ण समितियां थी। एक तो मौलिक अधिकार उप समिति थी और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के अंतर्गत, ये एक बड़ी समिति थी, इसके अंतर्गत 2 उप समितियां आती थी। 5 उप समितियां आती थी वैसे तो, लेकिन 2 महत्वपूर्ण समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे
और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति। जो प्रक्रिया नियम समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे? तो नियम कौन बनाता है? नियम राजा बनाता है। अब जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के राजा ही थे एक तरीके से, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए जो नियम बनाने का कार्य किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसी प्रकार से संचालन भी राजा ही करता है, तो अध्यक्ष ये थे तो संचालन भी यही करते थे। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति के ही अध्यक्ष थे। अगली जो समिति थी वो थी राज्यों के लिए समिति। अभी हमने देखा था प्रांतों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पे जो राज्यों के लिए समिति है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ छोटी समितियां थी, बड़ी समितियां हमने देख ली। मुख्य तौर पर 8 बड़ी समितियां थी, 14 छोटी समितियां थी। उसमें से जो पहली छोटी समिति थी वो थी वित्त एवं कर्मचारियों के लिए जो समिति थी, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और जो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति थी इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो हमें ये याद रखना है कि वित्त का प्रबंध कौन करता है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं, लेकिन हमें याद रखने के लिए याद रखना है कि वित्त का प्रबंध राजा करता है। और राजा कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगली थी कार्य संचालन समिति। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमने संचालन समिति देखा और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो कार्य संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली थी सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था बी पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। अगली थी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। जो संविधान सभा के जो भी कार्य होते थे उनके लिए एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जो अध्यक्ष थे किस समिति के थे? संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो ये हमने जितनी भी समितियां थी उनके बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन सी समितियां हो गई? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति थी वो, इसकी उप समितियां देखी थी। फिर उसके बाद में प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति, संचालन समिति, ये बड़ी समितियां हो गई थी 8। 14 छोटी समितियां थी, उसमें से जो प्रमुख समितियां थी वो ये 5 है, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। के.एम. मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी
उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो समितियां हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो आलोचना की गई है वो किसके द्वारा की गई और क्या की गई। संविधान सभा की जो आलोचना है उसके कुछ मुख्य आधार हैं। वो आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। अब ऐसा क्यों कहा आलोचकों ने कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था? क्योंकि इसके जो सदस्यों का चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। हमने समझा था कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो उसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। जब वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्य को चुनाव नहीं हुआ तो इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती कि इसमें भारत के सभी लोगों ने वोट दिए हैं या भारत के सभी लोगों की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो चुन के गए हैं। इसलिए आलोचकों ने कहा कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा था संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र होना, किसी का भी हस्तक्षेप ना होना, किसी का दबाव ना होना। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जो संविधान सभा थी यह पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि ये अपनी बैठक से पूर्व ब्रिटिश सरकार जो थी उससे अनुमति लेती थी। ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के द्वारा ही जो संविधान सभा है, ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ था, ऐसा आलोचकों का कहना है। तीसरी थी समय की बर्बादी। तीसरी आलोचना है समय की बर्बादी। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लगभग 3 वर्ष का समय। इसलिए आलोचकों ने कहा कि यह तो समय की बर्बादी है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है निराजुद्दीन अहमद। इन्होंने जो प्रारूप समिति थी उसको अपवहन समिति कहा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा समय का प्रयोग किया, बहुत ज्यादा समय लगाया। इसलिए निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। अगली आलोचना है कांग्रेस का प्रभुत्व। हमने देखा था कि कुछ कारणों की वजह से देशी रियासतों और जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब उन्होंने भाग नहीं लिया तो कुछ छोटे दल थे, उन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि ये तो इसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था। इसका पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आज के कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, तो इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ग्रैनविल जो ऑस्टिन हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। क्या कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश ये क्यों कहा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दल और बड़ा दल कौन सा था? कांग्रेस ही था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है।
और उन्होंने ये भी कहा था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इसका भी एक ही आधार निकल के आता है कि जो कांग्रेस थी उसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है, और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। अगली थी वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। ऐसा क्यों कहा? संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण लोग थे, अनेक जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। क्योंकि राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण बहुत सारे लोग आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ऐसे अनेक लोग। इसलिए आलोचकों ने कहा कि ये वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है संविधान सभा में। इसके कारण समाज के जो अन्य वर्ग थे उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वकीलों और राजनीतिज्ञों का तो उनकी जो संख्या थी वो अधिक थी, लेकिन उनके कारण जो समाज के अन्य वर्ग थे, सामान्य लोग थे, उनको इसमें शामिल होने का अवसर नहीं मिला। अगली आलोचना थी हिंदुओं का प्रभुत्व। संविधान सभा में हिंदुओं की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भारत है वो एक बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र देश है, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है। भारत में जो अधिक तौर पर जो जनसंख्या रहती है वो हिंदू रहती है, इसलिए उनका होना तो लाजमी था। लेकिन फिर भी जो लॉर्ड विस्काउंट है वो कहते हैं कि यह तो हिंदुओं का निकाय है। जो चर्चिल है वो कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ये एक बड़ा समुदाय कोई और नहीं था, हिंदू ही थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यह है कि जो संविधान सभा का जो प्रतीक था वो हाथी था। इसके जो सचिव थे वो HVR अयंगर थे। जो मुख्य प्रारूपकार थे वो एलन मुखर्जी थे। हमने देख लिया कि जो इसका प्रतीक था संविधान सभा का वो था हाथी। सचिव थे HVR अयंगर। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एलन मुखर्जी। अब संविधान को जिन्होंने लिखा, जो उसकी जो मूल प्रति है उसको जिसने लिखा वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो संविधान को लिखा वो अपने हाथों से लिखा, इटैलिक शैली में। उसके बाद में जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया, संविधान का जो सजावट का काम किया, वो नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया। ये शांति निकेतन के छात्र थे, नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इनके द्वारा जो संविधान था, जो मूल प्रति थी उसका सौंदर्यीकरण और सजावट का काम किया गया। इसका जो हिंदी संस्करण था, संविधान की जो मूल प्रति थी उसको इटैलिक शैली में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। लेकिन उसका जो हिंदी संस्करण था उसको लिखा था बसंत कृष्ण वेद ने। अब हमने देख लिया था कि संविधान को जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को।
लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था? हमने देखा था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक विशेष बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। अब जो अंतिम बैठक हुई थी, उसके पश्चात 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी की ही डेट क्यों फिक्स की गई? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि जो कांग्रेस थी, उसने एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, वो 26 जनवरी को ही मनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 1930 में मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस, 26 जनवरी 1930 को, और उसका निर्णय लिया गया था जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उसमें निर्णय लिया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसी तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो हमने क्या क्या देख लिया है अभी? प्रमुख समितियां देख ली, छोटी समितियां देख ली, बड़ी समितियां देख ली, जो संविधान सभा की आलोचना थी वो हमने देखी है। उसके बाद में जो संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं वो हमने देखे हैं। इस प्रकार से हमारी पूरी संविधान सभा कंप्लीट होती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं थे, उनको हमने नहीं लिया है। हमें वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए हमने सारी मुख्य बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।